बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, आज रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा है। आज आखिरी जुम्मा है इस बाबरकत महीने का। दुआओं का दिन है। दुआओं के साथ साथ अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का दिन है। और जाहिर बात है कि ताक रातें भी हैं और उनकी भी रहमतें और बरकतें समेटने का ये वक्त है। ये दुआओं का दिन है और आज के दिन इस मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और एक दुआ ऐसी है जो मैं हमेशा करता हूँ और इस दुआ से अच्छी दुआ हो नहीं सकती। और ये एक ऐसी दुआ है कि जो पाकिस्तान का हर शहरी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल अफिलिएशन ये दुआ कर सकता है पाकिस्तान के मामलात के लिए। और वो दुआ ये है कि ऐ अल्लाह, तू दिलों का हाल बेहतर जानता है, तू हमसे ज्यादा आगाही रखता है। जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो सियासतदान हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, उसे कामयाब कर दे। और जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है उसे नाकाम कर दे। और मेरे मुल्क की तरक्की जिसके हाथ से लिखी हुई है उसे जल्द अज जल्द इस मुल्क का हुक्मरान बना दे। और इस सब के अंदर एक और चीज भी कि इलामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के सामने जब आप हकीकी मानो वाला एक सजदा करेंगे ना, तो हजारों सजदे, मगरबी आकाओं का सजदा, IMF का सजदा और इस तरह के हजारों दुनियावी सजदों से आपकी जान छूट जाएगी। तो हकीकी मानों में आज़ादी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हकीकी मानों में ये कौम आज़ाद हो, सोच आज़ाद हो, सिर्फ नाम की आज़ादी नहीं। इसके साथ ही साथ आज की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर पेशावर के घर जाने की एक खबर आई और उस खबर पर मैंने कल भी एक वीलॉग किया और मैंने अपने 2 सेंट्स दिए, क्योंकि उस वक्त तक PTI लीडरशिप से ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इस मामले का ड्रॉप सीन हो गया और जो लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर रात की तारीकी में अपनी पूरी कैबिनेट उठाकर अंधेरे में उन्हें कोर कमांडर के घर लेकर चले गए, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और आज जुम्मतुल विदा के दिन खाना काबा में क्या हुआ है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल सऊदी अरब जा रहे हैं और शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी जाएगी। और रेकोडिक का जो मामला है उस पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ ज़राअत समेत दीगर मुतअद्दिद शोबों में भी तावन पर बातचीत होनी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि सऊदी वली अहद अगर पाकिस्तान आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट कोई फरीक करवा सकता है ना, तो वो अरब ममालिक हैं। तो इस नुक्ते को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकातें, वहाँ पर शहजादे के साथ या उनका आना, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस ये चीज़ आप बैक एंड पे ज़हन में रखिएगा। जब ये मुलाकात होती है या MBS पाकिस्तान आते हैं तो इस नुक्ते पे हम ज़्यादा बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को धमकी आमेज़ मशकूक खत मौसूल हुआ है। जस्टिस अली बाकर नजफी, ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाले मशकूक खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई है। ज़राए का बताना है कि मशकूक खत को CTD के हवाले कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हुए। वज़ीर आज़म ने इसकी संगीनी का इदराक करते हुए कहा कि हम इसकी तहकीकात तो करवाएंगे। खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी मौसूल हो चुकी है, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें पता की हैं। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और इसमें जो पाउडर था उसमें जो ये केमिकल है इसकी तादाद 10% थी। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है और इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। यानी अगर तो उस पाउडर के अंदर इसकी
جو کوانٹٹی ہے وہ 70% ہوتی تو یہ نقصان دہ ہوتا. ابھی بھی اس نے کچھ نہ کچھ فرق ڈالا. جن لوگوں نے یہ خط کھولا اسٹاف نے, انہیں بھی پرابلم پیش آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. آل دو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحقیقات تو کروا رہے ہیں. پنڈی سیٹل ٹاؤن والا جو جی پی او ہے وہاں سے یہ پوسٹ ہوا, لیکن جو پوسٹ باکس ہیں ان کے ارد گرد کیمرے کام کوئی نہیں جی کر رہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم اور سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کر دیا ہے, اور چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے, پیپلز پارٹی والوں نے بھی سجدہ شکر بجا لایا ہوگا. نون لیگ والوں کو محسن نقوی اور محمد اورنگزیب کو منتخب کروانا پڑ گیا. پیپلز پارٹی والوں کو مرتا کیا نہ کرتا آزاد امیدوار فیصل واڈا کو منتخب کروانا پڑ گیا, اور خود بیچارے اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی, ہماری مجبوری ہے. اور ندیم افضل چند صاحب نے تو کہہ دیا سب کو پتا ہے کہ فیصل واڈا کو کون سپورٹ کر رہا ہے. بھائی وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر تسی کیوں سپورٹ کیتا ہے؟ تو پھر جب تسی سپورٹ کر رہے ہو تو پھر جمہوریت والی گل تے نہیں نہ سجدی. پھر تو جمہوریت کا نام لینا تو پھر نہیں نہ بنتا. لیکن طاقتور کوشش کر رہے تھے کہ فیصل واڈا یا جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, کیونکہ انہیں بھی تو ریوارڈ کرنا ہے نا, وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں. لیکن چلے گیلانی صاحب والا بھی اب یہ شکر کر رہے ہوں گے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ ان کی جیت نہیں ہے. جیسے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہیں, یہ کسی اور کی مہربانی نہیں ہے. یہ وہ محسن نقوی چاہتے تو وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن جاتے. اب دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اچھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھڑاک پر کھڑاک سامنے آ رہے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی سمیع ابراہیم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست نمٹائی ہے. اور عدالتی احکامات کے باوجود سمیع ابراہیم صاحب کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹری داخلہ سے 1 گھنٹے میں رپورٹ طلب کی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ سیکٹری داخلہ وجوہات بتائیں کہ سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل سے کیوں نہیں نکالا گیا. جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ سیکٹری داخلہ نے تسلی بخش جواب نہ دیا تو ایس ایچ او کو گرفتاری کا حکم دے دیں گے کہ آپ سیکٹری داخلہ کو گرفتار کر کے لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 گھنٹے کا وقفہ کیا. سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سیکٹری داخلہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. 2:30 بجے تک سیکٹری داخلہ کو پیش کرنے کا حکم دیا. عدالتی حکم کے باوجود 11 بجے تک سیکٹری داخلہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے, اور اس سب کے اندر عدالت نے کہا کہ ہم سیکٹری داخلہ کے 50,000 روپے کے عوض مچلکے جمع کرانے کے عوض قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. اور اس سب کے اندر ڈی جی پاسپورٹس بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور اس سب کے اندر جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو پی این آئی ایل سے ان کا نام نکال دیا ہے, اسلام آباد پولیس کی درخواست پر ہم نے دوبارہ نام ای سی ایل میں ڈال دیا. لیکن عدالت نے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر, اچھا ویسے جیو کہہ رہا ہے کہ جی سمیع ابراہیم صاحب کا نام لیتے ہوئے جیو کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی, اور جیو نے اس کے اوپر جو خبر چلائی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے, بلاگر کا نام نہ نکالنے پر. خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا معاملہ ہے. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹ سی چیز ہے, اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں. اچھا, وہیں دوسری جانب ایک دلچسپ معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ شہباز شریف کابینہ کے سابق وزراء رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, فہد حسین آج کل اس قدر مایوس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال بڑا اہم ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے طاقت کا توازن بگڑا ہوا ہے. طاقتور جو ہیں ہلکے وہ پاور میں سے جو شیئرنگ فارمولا ہے اس میں سے بہت بڑا شیئر مانگ رہے ہیں, جو کہ ایون شہباز شریف صاحب جیسے انتہائی لیٹ جانے والے وزیر اعظم کو بھی نہیں سوٹ کر رہا. اچھا, فہد حسین صاحب شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے اور اب صحافی بن گئے ہیں دوبارہ. یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے بیانیے سے ہٹ کر اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرنی ہے, جس کے ذریعے ان کی کوشش ہے کہ اپنی بچی ہوئی ساکھ کو بہتر کر لیں. مگر سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بڑے ہو رہے ہیں, چھوٹے نہیں ہو رہے. اچھا, وہیں دوسری جانب جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی کہ میں تو سچ کہوں گا نتائج بدلے گئے اور ہماری حکومت بنائی گئی اور ہم تو جیتے نہیں تھے. وہیں دوسری جانب نجم سیٹھی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ اگلے دن گھر میں بھی ملنے گئے, انہوں نے فیملی ڈنر بھی کیا. نواز شریف, مریم, جگنو محسن جو کہ نجم سیٹھی کی بیوی, اور نجم سیٹھی صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ لنڈن میں کشتی کی سواری بھی کرتے, تو ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڈیز ہیں, یہ صرف صحافی اور سیاستدان والا تعلق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا کاؤنٹر پریشر پہلی دفعہ آیا ہے. پی ٹی آئی, عدلیہ, وکلا, سول سوسائٹی, اور 8 فروری کو پبلک کی طرف سے کاؤنٹر پریشر آیا, جس سے اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ میں بہت بڑے لیول پر گڑبڑ ہوئی. اب یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں ان سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے. اب ذرا آتے ہیں اہم ترین چیزوں کے اوپر. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے,
कोर कमांडर हाउस के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो अजीबो गरीब बातें कर रहे थे, अजीबो गरीब मामलात डिस्कस कर रहे थे। और कुछ साथियों ने कहा कि जी रात की तारीकी में गंडापुर साहब, लेकिन मैंने कहा कि देखें जी, एक चीज़ तो ये है कि अगर तो गंडापुर साहब वहाँ पर गए हैं ना अपनी कैबिनेट को लेकर भी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिक्योरिटी के मामलात केपी के आपके सामने, और लाइजॉन ज़रूरी है कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर आला केपी का रब्ता ना हो तो सूबे के अंदर तो दहशत गर्दी का जो प्रोग्राम है वो तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, दहशत गर्दों के सारे मंसूबे, वो प्रोग्राम तो इस तरह नहीं बढ़ेगा, उसके लिए सबका एक पेज पे होना ज़रूरी है। रऊफ हसन साहब पीटीआई के सेक्रेटरी तलात हैं, उन्होंने कहा है कि कोर कमांडर हाउस पेशावर में काबीना के अरकान इफ्तार पर गए थे, वजीर आला वहां पर नहीं गए, और जगहों पर भी इफ्तार की मीटिंग्स हो रही हैं, जिन्होंने बुलाया उनसे पूछें, और इफ्तार के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। और जाहिर बात है सिक्योरिटी के मामलात पर अगर ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं, सारे मामलात भी किए गए हैं, तो इसमें कोई हर्ज जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अब जरा एक और अहम तरीन चीज के ऊपर मैं आ जाऊं। दो पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने खाना काबा के अंदर, खाना काबा के सामने हरम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक झंडा जो है वो लहराया, और इसकी फुटेज जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके ऊपर मेरे 2 सेंट्स में आपके सामने रख देता हूं। ऑल दो लोगों की ये मोहब्बत है इमरान खान के लिए, मैं इस बात को समझता हूं। मैं जब खुद उम्रे पर गया तो यकीन माने लोग तवाफ के दौरान रोक रोक कर आंखों में अश्क लिए दुआएं दे रहे होते थे, और हमें भी दुआएं दे रहे होते थे कि आप हक और सच के लिए खड़े हैं। उस टाइम पे इमरान रियाज रिहा नहीं हुए थे, उनके लिए दुआएं कर रहे होते थे, मेरे लिए दुआएं कर रहे होते थे कि आप जला वतन है, इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे होते थे। तो वो तो एक जज्बा है ना, मोहब्बत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दुआ भी आप करें, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो स्लोगन्स, तेज़ आवाज़ में नारे, और ऑब्वियसली इस तरह से हरम का एक तक़द्दुस होता है, और वहाँ के जो रूल्स वहाँ की गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उनका ख्याल रखते हुए आप वहाँ पर दुआ करें बावाज़ बुलंद। अगर आप खाना काबा में दुआ करते हैं उसका भी इशू नहीं है, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज़ नहीं रखनी, ये बारीक नुक्ता होता है, वहाँ पर अदब का एक और मकाम है। ऑल दो खाना काबा में आपको पता है कि आप तेज़ आवाज़ में दुआ भी पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मस्जिद नबी में एक तो नहीं पढ़ सकते। खाना काबा के अंदर मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के परचम, ये मेरी हम्बल ओपिनियन है, दुआ ज़रूर करें, जितनी ज़्यादा दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, दिस इज़ योर राइट। लेकिन वहाँ की अगर इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स सेट आउट किए हैं दैट वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू, तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद रिगार्ड टू दीज थिंग्स। तो जाहिर बात है कानून को फॉलो करना, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के रूल्स को फॉलो करना, ये भी मजहब का हुक्म है कि आपने वो करना होता है। तो ये एक बारीक नुक्ता था, ये मैंने कहा ये मैं अपनी ओपिनियन रखूँ। ऑल्दो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि लोग वालिहाना मोहब्बत और अकीदत रखते हैं उस दरबार पर, उस मकाम पर जहाँ पर जाकर सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, अपना आप भी भूल चुका होता है। अल्लाह ताला आप सबको लेके जाए, हम सबको दोबारा दोबारा, जो गए हैं उन्हें दोबारा ले जाए, जो नहीं गए उन्हें अपने दर की हाजिरी नसीब करे। आपको पता चलेगा कि आपको अपना आप भूल जाता है उस मौके पर, और अगर उस मौके पर भी आपको कोई शख्स याद आ रहा है, कोई कैदी याद आ रहा है, तो उस कैदी की कितनी बड़ी आप समझें कि ये होगी, कितनी बड़ी उसके लिए ये अजमत है उसकी कि लोग उसे वहां पर भी याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को भी हम समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।